Good morning friends, good morning students. We have studied up to chapter 4 in BO, planning, organizing, what is management, what is planning, what is organizing and what is organization. Now we are studying chapter number 5 staffing. हमने ये पहले भी ये कवर कर लिया, फिर भी स्टाफिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड 12th के लिए. तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं. स्टाफिंग होता क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी, हर एक मान लो एक स्कूल, अपना स्कूल भी है, तो वहां पे एक अप्रोप्रिएट स्टाफ होना बहुत जरूरी है. अगर स्टाफ ही नहीं है तो बिजनेस कैसे होगा? अगर स्कूल में टीचर्स ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? जैसे कि हमारा आज का जो चैप्टर है बीओ स्टाफिंग का, बीओ में अगर बीओ के लिए अगर अप्रोप्रिएट कोई टीचर नहीं होगा तो वो बीओ के अगर कोई दूसरा कोई मान लो कि मैथ्स का टीचर अगर बीओ पढ़ना आएगा तो वो कैसे पढ़ाएगा? मतलब कि एक स्टाफ होना भी जरूरी है, पर अप्रोप्रिएट वर्क के लिए अप्रोप्रिएट स्टाफ होना भी जरूरी है. तो स्टाफिंग चैप्टर हमें यह सिखाएगा कि कौन से जॉब के लिए कौन सा एक स्टाफ, कौन सा एक कैंडिडेट, कौन सा एक एम्प्लॉय जरूरी है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको यहां पे लिखा है कि इंडस्ट्री स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल. इनिशियली there is no proper system for production system and system of earning more profit at less cost at bigger. हम लोगों ने पहले भी ये अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब भी स्टाफिंग तो था, पर वो जब भी हम कोई भी काम करते थे तो हम लोग से वो काम मतलब हम लोग को वो काम अच्छा लगे ना लगे वो उनको मैटर नहीं करता था. बजे हमें ये आज की बात करें, अगर मॉडर्न इवोल्यूशन की बात करें तो हम लोग को अभी स्टाफिंग में कैसा है कि कोई भी कंपनी है वो एरा गेरा एम्प्लॉय नहीं लेगा, वो प्रॉपर इंटरव्यू लेगा. अगर उसको भी उसमें भी कुछ कमियां लगती है तो वो क्या करेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देगा, तो वो कमियां उसकी है जो लैकिज है वो सब निकल जाएगा. तो स्टाफिंग होता है क्या? द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एज अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. इन द पास्ट ह्यूमन एलिमेंट वॉज नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस. क्या होता है स्टाफिंग? एक अदर फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हम लोगों ने पढ़ा कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, उसके बाद था डायरेक्टिंग है, वो सब मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस के जितने भी इसका इंपॉर्टेंस है सेम इंपॉर्टेंस स्टाफिंग का भी है. इन द पास्ट ह्यूमन एलिमेंट वॉज नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस. प्लानिंग ऑफ बिजनेस माइट हैव बीन डन इन द best possible manner and formation of organization also might have been proper. But if the selection and training of the personnel is improper, then the organization cannot be successful. जैसे कि मैंने पहले बोला कि प्लानिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होना भी जरूरी है. अगर अप्रोप्रिएट कैंडिडेट अप्रोप्रिएट वर्क के लिए नहीं आएगा तो आपका ये वो जो भी काम रहेगा वो नहीं हो पाएगा. से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अकाउंटेंट है, अगर उसको कोई दूसरा वर्क भी दे दे तो शायद वो वर्क कदाच कोई भी मान लो कर भी ले, मगर अकाउंटिंग का जो वर्क है वो ऐसे कोई भी प्लेयर मान लो कि परचेज मैनेजर है तो उसको अगर अकाउंटेंट का वर्क दोगे तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए वो बना भी नहीं है. तो स्टाफिंग में ये भी कहता है कि जो पोस्ट आपके लिए, जो भी जॉब अभी वैकेंट है, तो वो जॉब वो पोस्ट के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट कौन है वो वहां पे बैठाना होना जरूरी भी है. अगर वो दूसरा कोई कैंडिडेट होगा तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा वो काम को. The success of an organization depends on the efficiency and attitude of its employees. Staffing is an activity of maintaining relations with the employees of the organization. तो staffing क्या है? एक एक्टिविटी है. किसकी एक्टिविटी है? मेंटेनिंग रिलेशंस विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज. मतलब एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन का एक रिलेशन है, वो स्टाफिंग में भी हम लोग वैसे आगे पढ़ने वाले हैं. कंसेप्ट में लिखा है इन द ऑर्डिनरी सेंस द टर्म स्टाफिंग इज नॉट मियरली रिक्रूटमेंट बट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्वायरिंग एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब रिक्रूटमेंट, भर्ती करना नहीं है. स्टाफिंग का मतलब ये सब ही है कि उसको अगर कोई भी एम्प्लॉयज को एक्वायर करते हो, उसको कुछ कमियां है, मान लो कि एक एमकॉम करके कोई भी अकाउंटेंट बनना चाहता है या तो सीए बन के कोई भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको भी पहले ट्रेनिंग देते हैं. लाइक सीए में आप लोग को सभी को पता है कि 3 साल का आर्टिकलशिप होता है. वो 3 साल का आर्टिकलशिप क्यों करते हैं?
क्योंकि जो भी सीए का जॉब फ्यूचर में रहेगा, जो भी काम सीए एज ए सीए बन के वो फ्यूचर में करने वाला, वो 3 साल के अंदर वो कोई भी एक एक्सपर्ट सीए के अंडर में वो सीखता है, मतलब कैसे करना है, कहाँ साइन करना है, कैसे ऑडिट करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कौन से टर्म का कौन सा मतलब निकलता है, जीएसटी क्या है, टैक्सेस क्या है, उसका रेट क्या है, अगर कोई सर्कुलर पास हुआ, कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई नया पॉलिसी निकाल दिया तो उसका अकाउंट्स में क्या इफेक्ट रहेगा, वो एज ए अकाउंटेंट उसको एक सीए एज ए सीए उसको भी वो आना जरूरी है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि उसको सिर्फ रिक्रूट नहीं करना है कंपनी के, मतलब ये जॉब, ये वैकेंट जॉब है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय चाहिए तो कोई भी रास्ते से उठा लिया रख दिया, नहीं चलता है। उसका प्रॉपर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उससे वो फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कंपनी ऐसे होती है कि उसको कोई भी एक जॉब के लिए, कोई भी एक पोस्ट के लिए कोई कैंडिडेट चाहिए तो वो क्या करते हैं, इंटरव्यू तो लेते हैं, उसका बाद में हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं। अगर वो मान लो कि प्रोडक्शन लाइन पर अगर काम निकला तो वो 8-10 घंटा उसको खड़े खड़े काम करना है, कोई गर्मी वाला कोई मतलब बॉयलर वॉयलर होगा तो वो हीट देगा, तो वो हीट, वो पंखा नहीं होगा तो वो सराउंडिंग एरिया, वो सिचुएशन हैंडल कर पाएगा कि नहीं, उसके हेल्थ कॉन्शियस कितने हैं, वो सब चेक होता है। उसके बाद उसको वो जॉब ऑफर होती है। अगर उसको कोई काम नहीं आता तो उसको सिखाओ, एक्सपर्ट के अंडर में 2-3 महीना 1 महीना उसका ट्रेनिंग दो, बाद में उसका थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट होगा, बाद में उसको पता चलेगा ये काम मैं भी अभी कर सकता हूं। तो उसमें अगर आपको आगे लिखा है, उसमें इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बाकी जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस के उसके साथ साथ इसका भी वेटेज सेम है। दूसरा है पेरेनियल प्रोसेस। पेरेनियल प्रोसेस मतलब जब तक कंपनी रहेगी तब तक कंपनी के अंदर स्टाफ भी रहेगा। इट मीन्स कि अगर स्टाफिंग अगर कंपनी में जिंदा रखना है तो कंपनी को भी जिंदा रहना जरूरी है। मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इंडस्ट्री कोई भी हो, जब तक वो एग्जिस्ट करेगी तब तक स्टाफिंग भी एग्जिस्ट रहेगा। मतलब कंपनी की वैल्यू, मतलब कंपनी का लाइफ स्पैन जितना लंबा चलेगा स्टाफ का भी लाइफ स्पैन उतना ही लंबा चलने वाला है। कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशंस, अगर स्टाफिंग, पता ही है कि स्टाफिंग में होता क्या है कि स्टाफिंग में जो भी पोस्ट खाली है उसको भरने के लिए जो भी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं वो एक सूटेबल कैंडिडेट होगा। वो कैंडिडेट बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो मेल है कि फीमेल है। स्टाफिंग में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये कंसर्न करता है ह्यूमन रिलेशंस के बीच में। अगर कोई भी एक पोस्ट के लिए मान लो कि अगर एक रूम में एक बंदे को बिठा दिया तो शायद 2-3 घंटे कंटिन्यूअस काम कर भी ले, अगर उसके साथ कोई दूसरा होना नहीं होगा, बातचीत करने के लिए भी नहीं होगा, तो वो 3-4 घंटे में बोर हो जाएगा। तो आई थिंक उसकी इफिशिएंसी, इफेक्टिविटी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। उसका वो जो होता है ना इंथुसिज्म, वो धीरे धीरे उसका खत्म हो जाएगा, वो काम पे ध्यान नहीं देगा। देन फोर्थ स्टाफिंग इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस, अगर कोई भी काम उसको दिया है तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब कि परचेज मैनेजर है, अगर उसको रॉ मटेरियल कहां से परचेस करना है, कितने दाम में परचेस करना है, तो अगर परचेस मैनेजर को वो नहीं आएगा तो उसको ये परचेस मैनेजर की पोस्ट उसको मतलब सूटेबल नहीं है। उसको ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई तू ये रॉ मटेरियल के साथ ही डीलिंग करेगा। कंपनी में जितने भी परचेजेस होंगे, लाइक स्टेशनरी परचेस करेंगे, कोई असेट परचेस करेंगे, तो उसका भी डिटेल्स उसको पता होना चाहिए। मतलब स्टाफिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी पोस्ट के लिए आपको रखा है तो वही पोस्ट के लिए आपको जस्टिफाई करना है। कोई दूसरा भी काम आपको दे तो वो भी आपको आना चाहिए। मतलब आपको बोले कि भाई ये बंदे को ये आपको कोटेशन भेजना है, ये ईमेल करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। रिलेटेड विथ ऑफ अदर मैनेजरियल फंक्शन, जितने भी मैनेजरियल फंक्शन लाइक प्लानिंग, तो स्टाफिंग भी प्लानिंग के हिसाब से भी उसके साथ साथ ही पैरेलल चलेगा। मान लो कि प्लानिंग करना है कि भाई अगले साल कोई भी एक न्यू इंडस्ट्री, मतलब नया यूनिट चालू करना है, इंडस्ट्री यूनिट चालू करना है, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है, तो अगर वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे तो वो भी एक प्लानिंग का पार्ट हुआ। तो कितना फंड चाहिए, कौन सी जगह पे करेंगे, क्या रहेगा, उसमें कितने स्टाफ लगेंगे, तो कितने स्टाफ लगेंगे उसके हिसाब से कितना जॉब रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, कौन सी पोस्ट के लिए कौन से हम लोग को कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी एक है कि मैनेजरल जितने भी फंक्शंस हैं, मैंने तो सिर्फ प्लानिंग के साथ कंपेयर किया, बाकी अदर भी है जो जितने भी मैनेजरल फंक्शंस के उसके साथ साथ वो इंटरकनेक्टेड है। देन सिक्स्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स वाइड स्कोप।
Staffing is not merely an activity for labor welfare but also connected with the acquiring, training and maintaining personnel, and it also works for the डेवलपमेंट. वाइड स्कोप, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक बंदा आया, कैंडिडेट आया, एम्प्लॉय सुटेबल रख लिया, रिक्रूट कर लिया तो बात खत्म. उसके बाद उसका प्रमोशन कैसे होगा, कोई दूसरी यूनिट पे, दूसरी ब्रांच पे अगर कोई जगह खाली है तो उसका ट्रांसफर कैसे करना है, वहां पे उसका क्या रोल रहेगा, वो भी हम लोग को यहाँ पे बताएंगे. 7th कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इन्वेस्टमेंट. स्टाफिंग थोड़ा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, प्रमोशन है, तो वो सारे थोड़ा एक्सपेंसिव है. तो एक जैसे अकाउंट्स की भाषा में देखा जाए तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमें सिर्फ एक बार करना है, मतलब कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है. नाउ इंपॉर्टेंस. स्टाफिंग ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. As more industries have been developed, the importance of staffing has also increased. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता रहेगा वैसे वैसे स्टाफिंग का भी डेवलपमेंट होता रहेगा, स्टाफिंग भी बढ़ती रहेगी. एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक मियर स्केलेटन. मतलब स्केलेटन के माफिक होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें स्टाफिंग ही नहीं रहेगा. तो द इनएनिमेट मशीन्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बट एम्प्लॉयज कैन गिव एवर बेटर रिजल्ट. मशीन्स का काम सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और उसका रिजल्ट अगर स्टाफिंग नहीं है तो रिजल्ट वो दिखेगा नहीं. इन कंपैरिजन टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स मच ऑन इट्स स्टाफ. स्टाफिंग इज द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. आपको पता ही है लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, उसमें लिविंग फैक्टर ओनली स्टाफिंग है. सॉरी, personnel cannot be considered as physical resources because they have feelings, self-respect, intelligence, understanding and different skills. फिजिकल रिसोर्सेज हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर सकते. जितने भी रिसोर्सेज मतलब अकाउंट्स की भाषा में रिसोर्सेज को बोलेंगे हम लोग असेट्स. तो असेट्स में कोई भी टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, उसका कोई एक लाइफ स्पैन भी होता है. उसको अगर आप कोई टूट वूट गया तो उसको कोई फीलिंग नहीं होगा. मगर अगर स्टाफिंग को पर्सनल का कुछ भी होता है तो उसके अंदर फीलिंग्स होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, इंटेलिजेंस भी होता है. वो कई बार कुछ गलतियां करते हैं तो उसके सुपीरियर एम्प्लॉयर होते हैं तो उसको कदाच कुछ बोल भी दे तो अगर उसको शायद वो सही भी हो तो उसको बुरा भी लग सकता है. एन एक्सपर्ट हैज राइटली सेड, माइंड योर मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू. एक कोई एक्सपर्ट ने ऐसा बोला भी है कि अगर आप अपने कोई भी पर्सन को या कैंडिडेट को अगर आप थोड़ा उस पर ध्यान दो तो वो अपने आप उसके काम पे और उसको कंपनी पे ध्यान दे देगा. फॉलोइंग पॉइंट्स विल क्लियरिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. फर्स्ट है ड्राइविंग फोर्स. कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ओनली एन एफिशिएंट स्टाफ कैन accomplish the objective of the business along with the other factors of production. एफिशिएंट स्टाफ मतलब स्टाफिंग को फुलफिल करना है, कोई जॉब को वैकेंट जॉब को फुलफिल करना इज नॉट कॉल्ड अ स्टाफिंग. स्टाफिंग में होता क्या है कि अगर आप कोई जो वैकेंट जॉब प्लेस है तो उसको फुलफिल करने के लिए कोई एक सूटेबल बंदा आप वहां पे बिठाओ, वो जो काम को वो काम सेटिस्फाइड कर सकते हैं. सेकेंड है डायनेमिक एक्टिविटी. स्टाफिंग इन्फ्यूजेस dynamism into business and performs all the activities of business. डायनेमिक एक्टिविटी है मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्टाफिंग चेंज भी हो सकता है. मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड हुआ, ज्यादा कैंडिडेट की एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी तो आप लोग उसको स्टाफिंग को बढ़ा भी सकते हो. अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई कि भाई अभी प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पूरा वाइड एरिया जो होगा वो थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा. तो हम लोग को क्या करना, स्टाफिंग को थोड़ा कम करना पड़ेगा. मतलब ये डायनेमिक एक्टिविटी है. इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अदर मैनेजरल फंक्शंस लाइक कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एक्सेट्रा कैन नॉट सक्सीड विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग. मतलब जितना भी आपको मैनेजरल फंक्शंस दिया है वो सभी फंक्शंस को फुलफिल करने कहीं ना कहीं आपको स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी. मतलब आपको इतना तो पता है कि प्लानिंग होता है तो वो प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही होता है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी बैठता है वो भी एक स्टाफ का पार्ट ही है. देन जो भी प्रोडक्शन फंक्शंस होता है, जो भी मतलब प्रोडक्शन लेवल पे जितना भी काम होता है वो फैक्ट्री के लेबर्स वो सब करते हैं तो वो भी लोअर बॉटम का स्टाफिंग का.
तो वो स्टाफिंग ही नहीं रहेगा तो कोई भी मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शंस फुलफिल नहीं हो पाएगा। देन फोर्थ इंपॉर्टेंस, limbs of the business enterprise planning occupies the place of the brain in the human body, while staffing is like the limbs of an enterprise. Without them, activities cannot be done in an organization. The next is job satisfaction among staff due to staffing. The complaints and the problems of the employees cannot be understood and speedily solution is possible. मतलब कंप्लेंट होगी कोई भी एम्प्लॉयज की, मतलब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो उसके मतलब कोई भी कंप्लेंट होगी तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बॉटम लेवल और लोअर लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स होगा तो उसका सॉल्यूशन टॉप लेवल मैनेजमेंट निकाल देगा। साथ ज़्यादातर लोअर लेवल की जो कि लेबरर्स हो उसका थोड़ा माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि वो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम लोग इतना काम करते हैं इतना हम लोग को वेज क्यों मिलता है, तो लेबरर का ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यू रहता है। तो वो सब हम लोग मैनेजरियल लेवल तक रख कर उसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब अगर जॉब सेटिस्फेक्शन की बात आएगी स्टाफिंग का तो वो इंटरनल मैटर हो गई, तो वो स्टाफिंग का उसका सुपीरियर के साथ बैठकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हार्मनी इन रिलेशंस, staffing creates an environment of satisfaction among employees. It helps to establish cordial relationship between the employers and employees. Employers मतलब superiors, employees मतलब उसके जो नीचे अंदर काम करने वाला कोई भी एक कैंडिडेट, अगर उसका रिलेशंस पे कुछ खराबी है कि मान लो कि एम्प्लॉयज है कोई मैनेजर और उसके अंडर में काम करने वाला कोई भी बंदा, उसके बीच में अगर कोई भी कुछ डिस्प्यूट हुआ तो चांसेस है कि वो एम्प्लॉयज अभी वो बंदे के अंडर में कोई भी काम कर रहा है वो दिल से काम नहीं करेगा, मतलब वो काम को अभी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। सेवंथ, इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। A contented and efficient staff is an invaluable asset. It decreases the prestige of organization. जैसे जैसे स्टाफ अपने काम को इंपॉर्टेंस देगा वैसे वैसे वो इनडायरेक्टली कंपनी को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो कोई भी एक बंदा है, कोई भी कैंडिडेट है, वो अपने काम को थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर वो नहीं देगा तो इनडायरेक्टली कंपनी को भी नुकसान हो पाएगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट इट्स स्टाफ। As long as business activities continue, staff and staffing process will also continuous process. जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि स्टाफिंग का एग्जिस्टेंस कहाँ तक होता है, कि स्टाफिंग का एग्जिस्टेंस, बिजनेस का एग्जिस्टेंस जब तक रहेगा तब तक स्टाफिंग का भी एग्जिस्टेंस रहता है। मतलब जब तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस में रहेगा, वैसे वैसे स्टाफिंग का भी प्रोसेस कंटिन्यूस में रहेगा। उसके बाद का टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो हम लोग को अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 30% जो आपको थोड़ा सिलेबस में कट ऑफ मिला वो पूरा टॉपिक यहाँ से निकाल दिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो हम लोग डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का प्रोसेस कैसे रहेगा? अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियलिस्ट, कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल असेट ऑफ बिजनेस। इनवैल्यूएबल जिसकी कोई भी मतलब वैल्यूएशन नहीं कर सकते, मतलब उसका एग्जैक्ट फिगर तो आप निकाल भी नहीं सकते। मतलब ये स्टाफिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस, क्रिएटिव, ऑनेस्ट बंदा है जो आप उसका बिजनेस के लिए कोई भी मतलब उसको कोई भी सैलरी देते हो, मतलब ईयरली उसका पूरा सैलरी का पैकेज इतना होता है तो वो उसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है वो उसके बंदे पर ज़्यादा अगर टैलेंट हो पर उसको सैलरी कम मिलता है, मतलब उसको प्रॉपर वैल्यूएशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। Right from the establishment of an organization, the function of recruitment of staff is important. Recruitment of staff should be done on the basis of suitable qualification, skills, knowledge and sincerity and not on the basis of any influence, corruption and nepotism. मतलब रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट मतलब सिंपल लैंग्वेज बोले तो उसको भर्ती करना है। मतलब कोई भी एक जगह कंपनी की खाली हुई वहाँ पे कोई भी एक एम्प्लॉय को बिठाना, उसको रिप्लेस करना है, तो वो हुआ एक रिक्रूटमेंट। पर यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट क्या लिखा है कि रिक्रूटमेंट मतलब कि कोई भी एक कैंडिडेट को वहां पर लेना है, पर वो कैंडिडेट का कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होना चाहिए कि वो एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए, उसके पास नॉलेज एंड सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। मतलब इतना सारा तो उसके बंदे के पास होना जरूरी है। मतलब वहां पे ऐसा क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंस, करप्शन और नेपोटिज्म। बोलते हैं ना लागवर्क सिस्टम, तो वो लागवर्क नहीं होना चाहिए वहाँ पे। मतलब कि ये मेरा भाई का बच्चे का ऐसा वैसा है, ये रिलेशन में आता है, उसको वहाँ पे बिठा दो, ये काम उस पर रख लो।
मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो जाए, करप्शन वरप्शन भी नहीं होना चाहिए। एंड फॉर दिस साइंटिफिक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी अडॉप्टेड। अब रिक्रूटमेंट का मीनिंग दिया, रिक्रूटमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड व्हेन अ न्यू एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड, when an existing unit is expanded, or when an employee resigns, dies or retires। तीन आपको सिचुएशन दिया है कि रिक्रूटमेंट कब कब होगा। फर्स्ट दिया आपको कि एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश, कोई नई कंपनी मार्केट में आई है, उसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो नई कंपनी के लिए वहाँ पे वो स्टाफिंग की भर्ती करेंगे, वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट को। दूसरा दिया व्हेन एग्जिस्टिंग यूनिट इज एक्सपांडेड, अभी की एक कोई कंपनी है वो एक्सपांड हो रही है, मान लो कि अपनी नजदीकी में अंबुजा सीमेंट है, मान लो कोडिनार में उसका एक यूनिट है, मान लो जाफराबाद या उन्ना वेरावल में भी एक यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे, तो मतलब जितना भी एक यूनिट एक्सपांड होता रहेगा वहां पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बढ़ता रहेगा। और तीसरा ऑप्शन दिया कि कोई भी अगर एम्प्लॉय है वो रिजाइन करता है, डाइज मर जाता है, या फिर रिटायर्स होता है, वो तीनों सिचुएशन में कोई भी एक जो भी रिटायर या रिजाइन करता है, डिसीज कैंडिडेट होता है, उसकी जगह पर रिप्लेस करने के लिए कोई नया एक कैंडिडेट हम लोग क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। उसके बाद और एक मीनिंग दिया कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस फॉर लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉइज एंड मेकिंग देम अप्लाइंग फॉर द जॉब। प्रोबेबल एम्प्लॉइज, लुकिंग फॉर एक प्रोबेबल एम्प्लॉइज, संभवित फ्यूचर के कोई भी कैंडिडेट को हम लोग कोई भी एक वैकेंट प्लेस में बिठाने के लिए कोई भी हम लोग क्राइटेरिया रखेंगे कि ये अभी कंपनी में ये पोस्ट पर हम लोग ये जगह खाली है, तो हम लोग आपका मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो आपको ये जॉब के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ ये स्किल ये आपके पास होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मतलब जो भी एक वैकेंट प्लेस रहेगा उसके साथ साथ उसका भी एक पोस्ट के साथ कुछ क्वालिफिकेशन भी रहेगा। In broader sense, recruitment is the process of acquiring at the right time, in the right number, in the right place, persons with the right qualification। मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता क्या है कि एक प्रॉपर टाइम का एक्वायरिंग, एक प्रॉपर टाइम, मतलब कोई भी एक काम के लिए कोई एक बंदा नहीं है तो वो काम जब तक खत्म नहीं होगा उसके बाद का जो काम रहेगा वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन द राइट नंबर, मतलब जितनी भी वैकेंट प्लेसेस है उसको फुलफिल करके उसको फिलअप करो। इन द राइट प्लेस, पर्सन्स विद द राइट क्वालिफिकेशन, जितना भी जिसका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको प्लेस दे दो। मतलब उसको मान लो कोई बीकॉम करके अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसको डायरेक्टली हम लोग अकाउंट मैनेजर नहीं बनाएंगे, होगा मैनेजर बनने के लिए एटलीस्ट उसके पास बंदे के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री तो कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट सोर्सेज को आपको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो हम लोग वन बाय वन सभी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंटरनल सोर्सेज, उसमें फर्स्ट है प्रमोशन। Whenever any post is vacant or any new position is created, promotion should be given by management on the basis of work of the existing employees, his ability, honesty, skill and loyalty and qualification। कोई पोस्ट अगर वैकेंट हुई है, लाइक मैनेजर की पोस्ट अगर वैकेंट हुई, खाली हुई, मतलब जो भी पुराना मैनेजर था वो कोई भी रीजन से मतलब रिटायर हुआ, रिजाइन किया, कोई भी रीजन से निकल गया, तो वो मैनेजर की पोस्ट अगर वैकेंट है तो उसके लिए पोस्ट फुलफिल करने के लिए एक ऑप्शन है इंटरनल ऑप्शन कि हम लोग जो भी उसके नीचे का बंदा है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली प्रमोट करके मैनेजर में ले सकते हैं। मगर उसके पास वो असिस्टेंट मैनेजर हो, उसके पास मैनेजर बनने के लिए क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, वहां पे लिखा है कि उसके पास एक प्रॉपर एबिलिटी, ऑनेस्टी, स्किल, लॉयल्टी और क्वालिफिकेशंस भी होना जरूरी है। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज विल बूस्ट देयर मोरल एंड लॉयल्टी। अगर एम्प्लॉइज को अगर प्रमोट किया गया तो उसकी थोड़ी मोरल और लॉयल्टी बूस्ट होगी, बढ़ जाएगी। प्रमोशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड सैलरी, स्टेटस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब खाली प्रमोशन एक वैकेंट प्लेस को भरने के लिए नहीं होता है, उसके साथ साथ कैंडिडेट की सैलरी, स्टेटस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। सेकेंड, इंटरनल सोर्सेज में ट्रांसफर। इफ देर इज एनी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज इन एनी डिपार्टमेंट, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय ट्रांसफरिंग टू इट।
द सरप्लस एम्प्लॉइज ऑफ अनदर डिपार्टमेंट कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन, मतलब ट्रांसफर करना है, मतलब मान लो कि अंबुजा यूनिट यहाँ पे कोई एक सरप्लस कैंडिडेट, ज्यादा एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट है, अगर कोई दूसरी मान लो वेरावल की ब्रांच में कोई भी एक जगह पे कोई पोस्ट खाली हुई, तो हम लोग नया भर्ती कर, इससे अच्छा है कि यहाँ पे जो सरप्लस कैंडिडेट पड़ा रहता है उसको यहाँ से ट्रांसफर करके हम लोग बाहर वेरावल की ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे हम लोग की वहाँ पे एक जो भी वैकेंट प्लेस है वो भी फुलफिल हो जाएगी। In this way, shortage of employees can be rectified. Then third, friends and relative of employees. Whenever a vacancy comes up in an organization, employees are asked to recommend their qualified friends and relatives to the post. मतलब जब भी कंपनी में अगर कोई वैकेंसी होते है, वैकेंट होता है, प्लेस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स या तो फैमिलीज मेंबर को, जितने भी कजिन सिस्टर वजिन, मतलब भाई बहन जितने भी होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई हमारी कंपनी में ये पोस्ट के लिए ये अभी जगह खाली है, अगर तेरे को इंटरेस्ट है तो तू अप्लाई कर सकता है। रिक्रूटमेंट इज मेड आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस फ्रॉम देम, दिस हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज एंड दे फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देन फोर्थ, recalling and retrenched employees. Former employees who were retrenched because of some reasons or who have joined elsewhere voluntarily can also be recalled by management on the basis of their experience, knowledge and efficiency. Retrenched मतलब कोई भी रीजन से हम लोग कंपनी से बाहर किया गए, कोई भी मतलब एक से फॉर एग्जांपल रिट्रेंच एम्प्लॉयज में अपना बेस्ट एग्जांपल है हमारे स्कूल में ही, मतलब गुप्ता सर है, हमारे बीच में बालन सर है। रिट्रेंच मतलब कि वो रिटायर्ड हो गए फिर भी स्कूल को अपना नॉलेज दे रहे, मतलब अगर वो चाहते हैं तो रिटायर होकर अपने गांव पे वापस जा सकते हैं, कहीं और भी नौकरी कर सकते थे, फिर भी जॉब किया। क्यों? क्योंकि अगर वो चले जाते हैं तो स्कूल में एक हिंदी टीचर और इंग्लिश टीचर की प्लेस वैकेंट हो जाती, तो प्लेस वैकेंट करने के लिए फिर से स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता। इससे अच्छा है स्कूल ने फिर से दोनों टीचर्स को सुटेबल जॉब के लिए फिर से ऑफर कर दिया, तो वो हुआ रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज, जो पहले से फॉर्मर जो पहले था रिटायर्ड हो गया फिर भी उसको वापस बुलाया। प्रमोशन विथ ट्रांसफर, अंडर दिस सिस्टम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कैन बी ट्रांसफर्ड विथ प्रमोशन टू अनदर ब्रांच अंडर द सेम मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी। प्रमोशन विथ ट्रांसफर मतलब कोई भी एक यूनिट है, मान लो कि एक मामला अंबुजा सीमेंट है तो उसका दूसरा यूनिट मतलब राजस्थान में, राजस्थान की यूनिट में कोई प्लेस खाली है मगर वो प्लेस थोड़ी सुपीरियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक सरप्लस कैंडिडेट को वहां पे भेज कर उसको प्रमोशन भी मिलेगा, उस ट्रांसफर भी मिलेगा। मतलब प्रमोशन की जो क्राइटेरिया है, मतलब प्रमोशन इज नॉट टू फुलफिल द एनी वैकेंट प्लेस, प्रमोशन मतलब कि उसका सैलरी, उसका पावर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अथॉरिटी सब बढ़ेगी, और दूसरा ट्रांसफर भी होगा, ट्रांसफर करने के साथ साथ उसका प्रमोशन भी हो रहा है। For example, an employee can be transferred with promotion to his native place or any other place of his choice. This will boost the morale and enthusiasm of the employees. And the sixth and last, waiting list. A waiting list is the list of candidates who had applied in the past but could not be absorbed. Waiting list मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 2-3 पोस्ट खाली है, तो 2-3 पोस्ट के लिए हम लोग को एप्लीकेशंस ज़्यादा मिलती है, मतलब कि मान लो 2-3 पोस्ट है तो एप्लीकेशन मान लो 50 एप्लीकेशंस मिली, सिर्फ पोस्ट खाली है 2 या 3, तो हम लोग 2 या 3 एम्प्लॉयज़ को ही रखेंगे, बाकी के एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं, पर उसको हम लोग फेक नहीं देते, वेस्टेज स्क्रैप में नहीं डालते, वो हम लोग ऐसे स्टोर करके रखते हैं। अगर फ्यूचर में कंपनी में कोई भी जगह खाली हुई तो हम लोग वो जो भी वेटिंग मतलब जितने भी एप्लीकेशन साइड में रखे तो उसमें से कोई सुटेबल एम्प्लॉयज का या फिर कैंडिडेट का नंबर निकाल के उसका कांटेक्ट करने की ट्राई करेंगे कि भाई हमारी कंपनी फिर से ये जगह खाली हुई, तो हम लोग वो एप्लीकेशन जो ज़्यादा हम लोग को मिल गई है उसको फेंकते नहीं है, पर उसको संभाल के साइड में रखते हैं। जब जब भी कंपनी में वैकेंसी आएगी तब तक पहले जो इतने भी एप्लीकेशन हमारे पास पहले से पड़े हो मतलब उसको वेटिंग लिस्ट में डाला है, उसको पहले चांसेस मिलेंगे कंपनी में जॉब करने के लिए। Such a list is useful for recruitment at a later date. This helps to avoid the advertisement and recruitment process all over again. मतलब जितने भी हम लोग के पास वेटिंग लिस्ट, जितने भी ज़्यादा सरप्लस एप्लीकेशंस पड़ी रहेगी तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में अगर जब भी वैकेंसी होगी तो फ्यूचर में वो एप्लीकेशंस को थोड़ा फिर से यूज कर सकते हैं। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स कैन बी रिक्रूटेड फ्रॉम देयर लिस्ट एज पर देयर ऑर्डर ऑफ मेरिट।
देन उसके मेरिट के हिसाब से जो भी सुटेबल कैंडिडेट होगा उसको हम लोग फिर से बुला सकते हैं काम के लिए। तो यहाँ तक हम लोग खत्म होता है इंटरनल सोर्सेज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।